हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहार में आपको स्वागत है। आज चलिए हम बीपीएससी 132 का अगला जो पार्ट हम जो है आपका शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो यह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से। ठीक है, पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था जो कार्यकाल था, वेतन था किनकी, उच्च न्यायालय की। ठीक है, जो न्यायाधीश होते हैं उनकी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, वेतन तक पढ़े थे। आज क्षेत्राधिकार देखिए क्या है। संविधान के जो 141 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद जो 141 है, इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि उसके बनाए कानून भारत में सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। ठीक है, दिया गया है जो 141 में है, इम्पोर्टेंट याद कर लीजिएगा, जो क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो क्षेत्राधिकार में बोला गया है कि जो भी उनको कानून जो बनाया गया है सभी न्यायालयों पर लागू होगा। ये नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट, हर एक के लिए एक होगा। ठीक है, कानून एक हो गए। ठीक है, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, 2 नंबर है अपीलीय क्षेत्राधिकार, 3 नंबर है परामर्शवादी क्षेत्राधिकार और 4 नंबर है पुनर्वलोकन संबंधित क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये जो 4 क्षेत्राधिकार हैं इनकी सुप्रीम कोर्ट की से सर्वोच्च न्यायालय इनका क्षेत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आरंभिक क्षेत्राधिकार देखिए, पहला हम देखते हैं। ठीक है, आरंभिक जो प्रारंभिक पढ़े थे, पहला वाला वही। ठीक है, पहला है सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की शांतिपूर्वक से संघीय न्यायालय से प्राप्त हुई। ठीक है, क्या हुआ है, संघीय न्यायालय से क्षेत्राधिकार जो है क्षेत्राधिकार की शक्ति मिली है। ठीक है, संघीय व्यवस्था में विशेष कर भारत में केंद्र और राज्य सरकारें संविधान की शक्ति अर्जित करती है। ठीक है, जो संविधान में व्यवस्था में विशेष कर क्या होता है, केंद्र एवं राज्य में जो भी संविधान शक्तियाँ है वो होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के विवाद को केरल जो स्वतंत्र न्यायालय का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकता है, केवल स्वतंत्र न्यायपालिका ही हल कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत देखिएगा कि इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दिए गए हैं। यह विभिन्न राज्यों के मध्य एवं केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करती है। कभी कभी विवाद बढ़ जाता है तो उसको निपटारा करती है 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जब हम सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार की बात करते हैं तो इसका मतलब है भारत में अन्य किसी न्यायालय के पास ऐसा अधिकार नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा जो हम लोग का जो है न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, इनका अधिकार सबसे ऊपर तक है। ठीक है, ठीक है, चलिए, और किसी न्यायालय के पास ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है, या हाई कोर्ट या जिला कोर्ट वगैरह ऐसा किसी को अधिकार नहीं दिया है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि किसी विवादित पक्ष संघ की इकाई। ठीक है, इसी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक अधिकार का मतलब है सभी विवादित का पक्ष संघ की इकाई। ठीक है, सबका जितना पक्ष है सबका सुनेंगे। ठीक है, न्यायालय में ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के भांति भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न राज्यों के निवासियों के बीच विवादों को हल करने का प्रारंभिक अधिकार नहीं है। ठीक है, क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मुताबिक ही जो भारत में जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं वो ये उनके जो न्यायालय के अंडर में जो राज्य आते हैं निवासियों के विवादों का हल का निपटारा प्रारंभिक नहीं है। ठीक है, कहा गया इतना। चलिए आगे देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए विशेष अधिकार प्राप्त है। हमने पढ़ चुका है पिछले पार्टों में। ठीक है, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हर नागरिक को अपना अधिकार, जैसे अपना इकाई 5 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने पढ़ा था 5 में, अपने अधिकारों को प्रवर्तक करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय का द्वारा जो खटखटा सकते हैं। ठीक है, और किसी अगर आप कहीं से केस किए हार गए तो आप सबसे जो बड़ा है हमारा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अपनी प्रारंभिक अधिकारिता याचिका की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, वो उस पर सुनवाई कर सकता है। ठीक है,
उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रदत्त अधिकारों में से किसी को परिवर्तित करने के लिए ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षकरण परमादेश प्रतिवेदन अधिकार प्रत्यक्ष उत्प्रेषण रिट है। ठीक है, ये सब रिट हैं, हमने पिछले पार्टों में पढ़ चुके थे। ठीक है, जो अधिकार से रिलेटेड। ठीक है, जो भी समुचित हो जारी कर सके। कोर्ट ऐसे मामलों में व्यक्ति को छोड़ सकता है। ठीक है, अगर उनको अगर निर्दोष साबित हो जाते हैं तो उनको छोड़ सकता है। ठीक है, यदि ऐसा लगे कि यह गैर कानूनी है, अधिकार पृष्ठा वाली याचिका या कोर्ट का यह आदेश दे सकता है कि जन अधिकारियों को अपने कानूनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना चाहिए। ठीक है, और गलत से अगर आपको सज़ा मिल भी गई तो कोर्ट आदेश जारी कर सकता है कि आपने जो सुनवाई की है उसको सुधारिए। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी ठीक से संभालिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रतिषेध या निषेध वह याचिका है जिसके द्वारा कोर्ट किसी ट्रिब्यूनल एवं प्राधिकरण के कामों को रोक सकता है। परमादेश या वह याचिका है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपने पद से हटाने का आदेश दे सकता है। ठीक है, यह परमादेश जो हमने पढ़ा था पिछले में कि जो पार्ट पढ़े थे कि वो पद से हटाने का भी आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, इन याचिकाओं के अलावा सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका को समुचित निर्देश या आदेश भी दे सकता है। ठीक है, किसी चीज़ को लागू करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है आदेश दे सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका हो गया, आदेश दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला है अपीलीय अधिकार, क्षेत्राधिकार। ठीक है, भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायालयों में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, हमको पता है। ठीक है, आपको भी पता है। इसे सभी संवैधानिक मामलों में अपीलीय अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा सभी सिविल, आपराधिक, संपत्ति मामले, मृत्युदंड या अन्य विशेष मामलों का अपीलीय अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जो अनुच्छेद 132 में प्रावधान दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में वे सभी केस जो कि उच्च न्यायालय से विचाराधीन हैं उस पर अपील कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कोर्ट की जो सुनवाई होती है हाई कोर्ट की, अगर उसमें आप उससे सहयोग नहीं करते हैं, उससे आप एग्री नहीं करते हैं तो आप उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि ऐसे केस में जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हो वे मामले अपीलीय अधिकार में आते हैं। ठीक है, यह अपील उच्च न्यायालय पर निर्भर है यदि वह यह प्रमाणित करता है कि उस अपील को वांछनीय है। यदि नहीं है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय इसे विशेष लीव अपील प्रदान कर सकता है। ठीक है, अपने आज्ञा दे सकता है सुनवाई करने के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 133 के अनुसार सभी अंतर्गत जो 133 के अंतर्गत सभी सिविल केस की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। ठीक है, जो सिविल केस डिस्ट्रिक्ट वाले होते हैं वहाँ से अगर कर दी जाती है वो ज़रूरी हो तो वो सभी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगी। ठीक है, किसके द्वारा? 133 अनुच्छेद के द्वारा। ठीक है, चलिए संविधान में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय में अधीन सिविल कार्यवाही की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। जो उच्च न्यायालय का अधीन जो सिविल है अपील है की जाती है। ठीक है, कार्रवाई जो होती है की जाती है उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारी दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक मामलों पर लागू होती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की अपीलीय क्या होती है, कहाँ पर होती है? दीवानी, जैसे केस हो फौजदारी वाले हो या संवैधानिक मामलों से जुड़ा हो तो जो क्या करता है अपील सुनवाई की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 134 के अधीन किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। जो सिविल कोर्ट जो होते हैं उनसे अगर नाखुश हुए हैं तो उच्च न्यायालय के जो निर्णय जो होते हैं उससे उच्चतम न्यायालय में जो उच्चतम हाई कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, यह अधिकार क्षेत्र सिर्फ 3 श्रेणी के मामलों पर लागू होता है। पहला है आपका उच्च न्यायालय के किसी अभिव्यक्ति या देश मुक्त आदेश को पलट दिया है
और उसके मृत्युदंड का आदेश दे दिया है। ख नंबर जो है अपने अधिकार के अधीन किसी न्यायालय से किसी मामले में विचारण के लिए अपने पास मांग लिया है, ऐसे विचारण में अभियुक्त को सिद्धदेश ठहराया है और ऐसे मृत्युदंड आदेश दिया हो, ऐसे मामलों में क्या होता है कि उसका अपील किया जाता है। ठीक है, मामलों पर लागू होती है जो श्रेणी जो है 134 के द्वारा। ठीक है, और ग नंबर में आपका देखिए 34 के अधीन किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें की जा सकती है। ठीक है, उच्चतम हाई कोर्ट में की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के अधीन प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय के अपील किए जाने योग्य है। अंत में अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय और न्यायाधिकरण उच्च द्वारा किसी विवाद का मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिग्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट जो है उसे कर सकता है। ठीक है, आदेश दे जा सकता है। ठीक है, किसके लिए? उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय के लिए। ठीक है, 134 के अनुसार और 136 के अनुसार जो अपने कोर्ट फैसला सुना सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट परमादेश आधारिता। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे परमादेश आधारिता। इसमें है आपका संविधान का अनुच्छेद 143 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय को परमादेश का आधारिता प्रदान करता है। सार्वजनिक महत्व के विधि तथ्य किसी ऐसे प्रश्न का उच्चतम न्यायालय की राय राष्ट्रपति मांग सकता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न हो जिसे सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति उसे मांग सकता है राय। ठीक है, जिसके बारे में उसका विचार हो कि ऐसा राय प्राप्त करना है। परामर्शवादी भूमिका सर्वोच्च न्यायालय की साधारण भूमिका से अलग है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका जो है उससे थोड़ा सा अलग है परामर्शी भूमिका से। ठीक है, ऐसे 3 कारण हैं, इनके 3 कारण भी हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहला आपका कारण है 2 पक्षों में कोई मुकदमा ना हो। ठीक है, 2 पक्षों में कोई मुकदमा ना हो। अगला है 2 नंबर परामर्शीय राज्य राय सरकार पर बाध्य नहीं होगी। ठीक है, परामर्श दे सकता है पर उस पर बाध्य नहीं है। ठीक है, 3 नंबर है कोर्ट का यह निर्णय लागू ना माना जाए। कोर्ट का क्या होगा, निर्णय नहीं माना जाए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श तभी तक मान्य है जब तक किसी महत्वपूर्ण मामले उसकी राय नहीं मांगी। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय की जो परामर्श तभी मांग सकता है जब महत्वपूर्ण जो मामले हो उसकी राय मांगे नहीं जाए। ठीक है, इसी प्रकार यह सरकार के लिए भी एक अच्छा विकल्प होता है। ठीक है, सरकार भी उनसे उस जो एग्री करते हैं किसी राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए। ठीक है, किसके लिए? राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए। अगला है न्यायिक समीक्षा का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी निर्णय को समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के न्यायालय से अधिक शक्तिशाली है, जो है वहाँ का अधिक शक्तिशाली है। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय केवल उन मामलों की सुनवाई करता है जो कि संघ से संबंधित या किसी कानून अथवा संघ से इसका तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है, जबकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय न केवल संविधान की व्याख्या कर सकता है बल्कि वह दीवानी, फौजदारी जैसे मामलों की भी सुनवाई कर सकता है। यहाँ के जो सर्वोच्च न्यायालय है कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, यह किसी सीमा की बाध्यता के बिना ऐसे मामलों को अपने पास रख सकता है। ठीक है, कौन? सुप्रीम कोर्ट, जो भारत में किसी अधिकरण के पास आया हो या परामर्शवादी अधिकारिता की भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को शक्तिशाली बनाता है, जो कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि अमेरिका की जो सर्वोच्च न्यायालय है वहाँ से ज़्यादा हम लोग का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो शक्तिशाली है। ठीक है, इन शक्तियों के बावजूद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान
से निर्मित है। ठीक है, इतने शक्ति मिली फिर भी संविधान के थ्रू ही काम करती है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, वह पूर्ण रूप से निर्भर है। ठीक है, केंद्रीय विधायिका संविधान में संशोधन करके इन पर अंकुश लगा सकती है। अगर विधायिका प्रस्तुत करके इसे अंकुश लगा सकती है इन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त इन सभी शक्तियों को निलंबित भी किया जा सकता है जो विधायिका के द्वारा। ठीक है, प्रस्तुत पारित करके, यदि देश में आपातकाल की घोषणा हो गई हो। ठीक है, अगर देश में आपातकालीन घोषणा हुई है तो। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक हम लोग पढ़ लिया। चलिए अब हाई कोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इतने हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाई कोर्ट। संविधान में उच्च न्यायालय का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, संविधान में जो क्या है 9.5 में देखिएगा, उच्च न्यायालय में जो प्रावधान किया गया है जो कि राज्य में सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, क्या होगा, राज्य में होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है, राज्य में क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा। ठीक है, संविधान के भाग 6 में अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 और 231 तक उच्च न्यायालय के संगठन कार्यों के प्रावधान दिए गए। ठीक है, प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 125 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। इन न्यायालयों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, संवैधानिक दर्जा है। सांसद को यह अधिकार है कि वह 2 या इससे अधिक राज्यों को सामूहिक उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। ठीक है, एक राज्य में एक से ज़्यादा भी न्यायालय हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में क्या है, एक ही न्यायालय है। ठीक है, उच्च न्यायालय जो है दोनों ही चलता है, पंजाब हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय में जो सुनवाई होती है। ठीक है, इस तरह आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का भी एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है, इनमें हर एक राज्य में नहीं है। ठीक है, हर एक राज्य में बाध्य नहीं है उनको जो हाई कोर्ट दी जाए। ठीक है, चलिए संघ शासित प्रदेश में सांसद किसी उच्च न्यायालय को इसके अधीन कर सकती है। ठीक है, जो संघ शासित प्रदेश जो है जो सांसद के द्वारा किसी भी उच्च न्यायालय को अधीन कर सकती है या फिर अलग से एक उच्च न्यायालय सृजित कर बनाई जा सकती है। ठीक है, दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था उसका अपना एक उच्च न्यायालय है, जबकि मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में पांडिचेरी है, केरल है। और उच्च न्यायालय का अधिकार जो है, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में लक्षद्वीप है। मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में दादर नगर हवेली और कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में चंडीगढ़ आता है। ठीक है, चलिए इतना हम यहाँ तक जाने कि हर एक राज्य में जो हाई कोर्ट है ज़रूरी नहीं है कि उनमें हर एक राज्य में कोर्ट हो। ठीक है, एक हाई कोर्ट में 2-3 जो है स्टेट्स को लिया जा सकता है। ठीक है, अगर ज़रूरत ना हो तो, ज़रूरत पड़े तो क्या कर सकते हैं, जो सरकारी उसमें हाई कोर्ट का बना सकती है, सृजन कर सकती है। ठीक है, चलिए उच्च न्यायालय का गठन कैसे हुआ इसको हम पढ़ेंगे, जो 9.5.1 में थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से विभिन्न जो भिन्न हैं उच्च न्यायालय। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोई न्यूनतम जो संख्या नहीं होती है। ठीक है, जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति समय समय पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं। ठीक है, उनके जितना न्यायाधीश हो सकते हैं उन पर निर्भर करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिए उच्च न्यायालय कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यों के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति किसके लिए, जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति जो है राज्यों के राज्यपाल से भी सलाह लेते हैं कि कितने जज होते हैं हाई कोर्ट में होने चाहिए। ठीक है, चलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो हैं नियुक्ति के लिए जो न्यायाधीश से हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश
जो नियुक्ति के लिए जो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ा जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे राय लेते हैं। ठीक है। संविधान में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अतिरिक्त हो सकते हैं लेकिन नियुक्तियाँ अस्थायी होती है, अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है, जो कि 2 वर्ष से अधिक नहीं हो पाएगी। ठीक है। ये प्रावधान है। ठीक है। कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत भी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है। कॉलेजियम जो व्यवस्था होता है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है। चलिए, इसमें शीर्ष न्यायालय के वरिष्ठ जज नामों की सिफारिश करता है। ठीक है। जो वरिष्ठ जज होते हैं उनके नामों को सिफारिश की जाती है। ठीक है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल कितना तक होता है? 62 वर्ष का होता है। ठीक है। उसमें 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में होता है, यहाँ 62 वर्ष तक। ठीक है। वह अपना इस्तीफा देकर पद से हट सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी जज को दुराचार के आरोप में अपने पद से हटा सकता है। ठीक है। जो राष्ट्रपति के पास इतना पावर है। यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान ही है। ठीक है। चलिए, अधिकार क्षेत्र इसका देखते हैं। उच्च न्यायालय का प्रारंभिक जो है अधिकार क्षेत्र में देखेंगे, उच्च न्यायालय के जो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है मौलिक अधिकार। ठीक है। मौलिक अधिकार को लागू करना, केंद्र एवं विधानसभा के चुनाव में संबंधित विवादों का निपटारा करना, राजस्व मामले में भी शामिल है। अपीलीय क्षेत्राधिकार दीवानी फौजदारी दोनों मामलों में होता है। ठीक है। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय या तो प्रथम अपील कोर्ट या दूसरा कोर्ट है या दूसरा, जबकि फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय किसी विशेष केस की सुनवाई करता है। ठीक है। इस दोनों अतिरिक्त उच्च न्यायालय को 4 अन्य शक्तियाँ दी गई है। ठीक है। चलिए, इसमें पढ़ते हैं विस्तार से। पहला आपका है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिका दायर करने के लिए शक्ति होती है। ठीक है। राज्य को ये जिम्मेदारी होती है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ा होता है। ठीक है। यह यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो यह याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है। सभी न्यायाधिकरण के कार्यों को निरीक्षण करना, विशेषकर सशस्त्र सेना से संबंधित कार्यों को छोड़कर, यह समय सीमा पर निर्भर नियम या कानून बना सकता है। ठीक है। समय सीमा पर जो नियम या कानून बनाए सकते हैं। ठीक है। तब कुछ दिशा निर्देश भी जारी करता है ताकि न्यायालय के कार्यों को प्रभावशाली बनाया जा सके। ठीक है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित केसों को अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास स्थानांतरित करना। ठीक है। जो क्या होता है? स्थानांतरित करना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के अधिकारों एवं नौकरों के नियुक्ति का भी अधिकार है। ठीक है। उच्च न्यायालय में जो अधिकारियों हैं और नौकरशाहों हैं उनके लिए भी अधिकार है नियुक्ति करने का। ठीक है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्रतिबंधित है। ठीक है। कुछ मामलों में प्रतिबंधित क्या है देखिए, जानेंगे हम। जैसे कि उन मामलों में कोई अधिकार नहीं है जो जो केंद्र के एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र के एक्ट में आते हैं उनकी बात जो है उनसे इनमें अधिकार इनका नहीं होता है हाई कोर्ट का। ठीक है। चाहे वो मौलिक अधिकार है का उल्लंघन का मामला ही क्यों ना हो। ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो अपना स्पेशल पावर है उन्हीं को दिखाया था। हाई कोर्ट का जो आदेश नहीं मानते। ठीक है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में सबसे अधिक अधिकार हैं, हमने पढ़ा है। इसका क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है। अधीनस्थ, अगला है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है। ये वीडियो लंबी हो जाने के कारण आज तक इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन से पढ़ेंगे 9.6 का अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है। चलिए, आज तक लिए इतना ही। घर में पढ़िए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय